हाँ बच्चों, हम लोग अब ज्योमेट्री शुरू करेंगे हाई स्कूल की, कक्षा 10 की। उसमें सबसे पहले थेल्स प्रमेय हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन थेल्स प्रमेय को पढ़ने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए हमें पूरी तैयारी पहले से अलग कुछ करनी है। क्या क्या नियम उसमें लगेंगे, क्या क्या उसमें फिगर कैसे बनेगा, किस क्रिया से क्या लाभ होगा, इसके लिए हमें तैयारी करनी है। कुछ सूत्र भी उसमें लगेंगे। तो बिना उन सूत्रों की, उन बातों की तैयारी किए थेल्स प्रमेय अगर सीधे पढ़ा दी जाए उसका कोई मतलब नहीं होता है। देखो, प्रमेय जो होती है वो एक साधारण सवाल होते हैं। अगर उनके सभी तथ्यों को समझ रहे हो, हर पुर्जे को उनके प्रमेय के समझ रहे हो, तो प्रमेय कुछ नहीं होती, एक साधारण सवाल होता है। और अगर नहीं समझते हो तो प्रमेय लोग रटते हैं, परेशान होते हैं, उसको हवा मान लेते हैं, ये मानते हैं कि सबसे कठिन चीज है, जबकि प्रमेय कुछ नहीं है। हम जिस तरीके से ये पहली प्रमेय थेल्स प्रमेय जो है इसकी तैयारी करवा रहे हैं, यही तैयारी कर लो। प्रमेय कुछ है ही नहीं है, हर प्रमेय के लिए बता रहे हैं। प्रमेय सबसे सरल चीज है रेखागणित की। सवाल उसके जो होते हैं वो कुछ कठिन हो सकते हैं, लेकिन प्रमेय कोई कठिन चीज एकदम नहीं है। अपने दिमाग से निकाल दो। केवल ये कि हमारे वीडियो को शुरू से देखो, वीडियो कोई गैप ना होने पाए। तो सबसे पहले हम लोग थेल्स प्रमेय की बात समझेंगे, क्या उसमें करना चाहता है। एक त्रिभुज होगा, मान लो ये त्रिभुज ABC है। कोई भी त्रिभुज हो, कोई ये नहीं एक समकोण, न्यूनकोण या कुछ हो, एक त्रिभुज होगा। फिर इसमें कहता है कि एक भुजा BC, AB भी कर सकते हो, AC भी कर सकते हो, लेकिन BC नीचे है, थोड़ा चित्र सीधा बनता है समझने के लिए, इसलिए BC भुजा को चुनो। इसके समांतर एक यहां बीच से रेखा खींच दो। ये रेखा मान लो DE हो गई, ठीक। अब इसमें यही मुख्य बात है कि BC के समांतर होनी चाहिए, न बहुत ज्यादा ऊपर खींचो न बहुत ज्यादा नीचे, जिससे चित्र जो है एक सुडौल बने। हो गया, ये थेल्स प्रमेय की बात ही है। अब इसमें वो काम क्या करवाना चाहता है, वो चाहता है कि जो DE रेखा खींची गई है BC के समांतर है, यहां हम ऐसा लिख दें BC समांतर DE। तो ये AB और AC जो दोनों और भुजाएं हैं उनको D और E पर तोड़ रही है, बांट रही है। अर्थात एक टुकड़ा AD बना, दूसरा DB बना, इधर एक टुकड़ा AE बना, इधर EC बना। तो इस प्रमेय के अनुसार जो समांतर रेखा DE है, जो BC के समांतर है, वो दोनों अन्य भुजाओं को टुकड़ों में बांटती है। और अंतिम इसमें निष्कर्ष क्या होता है, इधर के टुकड़ों का बटा बराबर इधर के टुकड़ों का बटा। और ये क्या होगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही हमको सिद्ध करना है, ठीक। तो क्या हुआ, कोई एक त्रिभुज हुआ, चाहे जैसा हो, उसमें एक भुजा के समांतर, तो आसान होता है कि नीचे वाली आधार जो भुजा होती उसी के समांतर एक रेखा खींच ली जाए, तो यह रेखा दोनों भुजाओं को तोड़ेगी। जो दोनों भुजाएं और हैं तो इनके टुकड़े बने दो दो, इधर भी दो टुकड़े बने। तो थेल्स ने कहा था कि इधर के टुकड़े का बटा बराबर इधर के टुकड़े का बटा। इधर के टुकड़े का बटा क्या हुआ, AD बटे DB। AD और DB दोनों इधर के टुकड़े हुए, बराबर होंगे इधर के टुकड़ों के बटे के। अर्थात
AE टुकड़ा बटे EC टुकड़ा। ठीक, अब इतना चित्र से समझ जाओ, कुछ न कुछ तो भाई दिमाग में एक तरीके से याद करने जैसी स्थिति तो बनेगी ही, पढ़ोगे दो एक बार। मान लो इसका कथन न लिख पाओ तुम, लेकिन लिखा है तो समझ तो लो कि क्या ये चित्र में बता रहा है। तो लिखा जाएगा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। दोनों के जो बंटवारे हैं, टुकड़े हैं, वो दोनों तरफ का अनुपात समान होता है। कई तरीके से कह सकते हो। तो बहुत ज्यादा हम कथन में अभी नहीं टाइम लेना चाहते हैं। यहां ये ध्यान देना है कि ऐसा कुछ काम करें कि AD बटे DB लिखने का मौका एक बार मिल जाए, और इधर AE और EC लिखने का मौका मिल जाए। ऐसे जो है हम मौके इसमें तलाशेंगे। अब होगा क्या, कैसे मौका मिलेगा। AD देखो, ये एक भुजा है और ये एक त्रिभुज बन रहा है ऊपर ADE। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालें तो AD बनेगा इसमें आधार और इसका कोई लंब बनेगा। ये बाद में होगी बात, पहले तैयारी की बात हो रही है। तो जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे तो आधार गुणे लंब होगा। ठीक, और क्या होगा, तब AD भुजा उसमें हमारी आ गई। अब DB लाना है तो DB में क्या होता है, यहां भी एक रचना होगी। अभी यहां भी त्रिभुज बनेगा जिसमें DB आधार बनेगा, जैसे AD आधार बना था। तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का भाग कर देंगे। तो क्या हुआ, AD बटे DB बना नहीं बना। और जो बन रहा उसकी बात छोड़ो, हमारा एक तरफ का मामला अगर आ जाएगा तो दूसरे तरफ का मामला वो सेट हो जाएगा। बहुत दूर तक नहीं सोचना है। तो एक त्रिभुज की भुजा AD के रूप में प्रयोग कर लेंगे, एक त्रिभुज की भुजा DB के रूप में प्रयोग कर लेंगे, और क्षेत्रफल का बटा करेंगे तो इतनी भुजा बटे इतनी भुजा आ जाएगी। और जो आएगा उस पर बहुत ध्यान न दो भी। वही हाल इधर है। AE हमको लाना है तो AE एक त्रिभुज की भुजा बनेगी आधार, और EC लाना है, EC एक त्रिभुज का आधार बनेगा। तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का बटा कर देंगे तो AE बटे EC हमको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जो बात होगी वो आगे बताइए। पहले बेस इतने समझो। कहने का मतलब कि थेल्स की प्रमेय सिद्ध करने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का सहारा लेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का बटा करेंगे, उसी में इधर का टुकड़ा और इधर का टुकड़ा दोनों आ गए, और इधर के टुकड़े आ जाएंगे। जो क्रिया इधर बाईं तरफ करेंगे हूबहू वही क्रिया दाईं तरफ होगी। एक तरफ का सीख जाओ, दूसरे तरफ का उसी तरीके से करना है, उसमें सीखने की कोई नई बात नहीं है। अब यहां मामला आके अटका कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बात दिमाग में रख लो, थेल्स प्रमेय त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पर ही सिद्ध की जाती है। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत महत्वपूर्ण है। अब आओ भाई कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2-3 सूत्र होते हैं। तो जो आधार और ऊंचाई का सूत्र है वही इसमें लगेगा, अर्थात 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, यही मुख्य इसमें सूत्र लगेगा। समझ में आई बात। ऊंचाई को लंब भी कह दिया जाता है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज होता है तो ज्यादातर लंब कहा जाता है, और अगर समकोण त्रिभुज नहीं है तो जो आधार होगा उसी पर ऊंचाई ली जाएगी, वही लंब वास्तव में यहां भी होगा। लेकिन ये लंब जो है
या तो त्रिभुज के बीच में पड़ेगा या त्रिभुज के बाहर पड़ेगा, वही कही जाती है ऊंचाई। तो ज्यादातर हम ऊंचाई की ही बात करेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल जो थेल्स प्रमेय के लिए जरूरी हैं वो यही सूत्र लगेगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब बात आई कि इसमें ऊंचाई क्या होगी, खोजनी होगी, और दोनों त्रिभुज जो लेंगे उसकी एक ही ऊंचाई रहेगी। कहने का मतलब कि एक ही ऊंचाई से ऊपर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा जिसमें हमको AD मिलेगा आधार के रूप में, और नीचे जो त्रिभुज बनेगा उसमें आधार BD रहेगा, उसका भी क्षेत्रफल इसी ऊंचाई से जो पहले प्रयोग की गई ADE में वही यहां भी ऊंचाई प्रयोग की जाएगी। कहने का मतलब कि इस त्रिभुज और नीचे जो त्रिभुज बनेगा दोनों की ऊंचाई कॉमन होगी, एक ही ऊंचाई से इसमें भी काम लिया जाएगा उसी तरीके से इसमें भी। और जब इधर की बात करें तो जो ऊंचाई AE भुजा में प्रयोग की जाएगी आधार में, वही ऊंचाई EC में भी प्रयोग की जाएगी। एक ही साइड समझना है, दूसरी साइड हूबहू वही बात दोहराना है। तो हम कहने का मतलब कि एक ही साइड समझें, बस समझो हमारा काम हो गया। अब क्या हुआ, त्रिभुज की ऊंचाई तो आधार कैसे पहचानेंगे, जिस पर ऊंचाई गिरती है लंब गिरता वही आधार होता है। तो हमको ऊंचाई ज्यादा साफ साफ समझना चाहिए। आधार की पहचान तो जहां ऊंचाई होगी वहां गिर जाएगी, लेकिन लंब जो है वो हमको पहचानना है, ऊंचाई हमको पहचानना है। त्रिभुजों के आकार के अनुसार यह ऊंचाई 2-3 स्थितियों में दिखाई देती है, रहेगी वही, मान वही रहेगा, लेकिन देखने में कभी इधर होगी कभी उधर होगी, उसको पहचानना जरूरी है। जैसे नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई, ठीक, न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई क्या होगी। न्यून कोण त्रिभुज बनाओ, छोटा सा बना रहे हैं हम, ABC मान लो त्रिभुज है। इसमें देख रहे हो ये नीचे भुजा BC है, ये भी सीधी नहीं गई है खंबे के तरीके से, और AC भी सीधे खंबे के तरीके से नहीं गई है। इसका मतलब ये दोनों ऊंचाई नहीं मानी जाएगी, ऊंचाई लंबवत मानी जाती है, हमेशा ध्यान रखो। तो A से इस पर लंब गिरा दिया गया, ये तो लंब किस पर गिरा, BC पर, और यह लंब देखो त्रिभुज के अंदर से गिरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, त्रिभुज के अंदर से गिरा। तो BC हो गया आधार और AD हो गई ऊंचाई। तो न्यून कोण त्रिभुज में ऊंचाई अंदर में होती है, ठीक। तो यहां क्या निकलेगा क्षेत्रफल, एरिया त्रिभुज बराबर 1/2 आधार BC और ऊंचाई AD, ये तो AD प्रयोग में आ गया। अब कहीं से इसका बटा वटा करेंगे तो BC और AD का कुछ बटा मिलेगा नहीं मिलेगा, वही क्षेत्रफल का बटा इसमें हम बता रहे हैं करना है। तो यहां हम सबसे पहले लंब या ऊंचाई पहचान रहे हैं। अब दूसरा त्रिभुज ले लिया जाए, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज में ऊंचाई, ये अधिक कोण त्रिभुज यहां हम बना दे रहे हैं। ये अधिक कोण त्रिभुज हुआ। अब देख रहे हो AB भी खंभे के तरीके से सीधी नहीं है और AC भी खंभे के तरीके सीधे नहीं है, वो भी तिरछी है, लटकी हुई है। तो ना AB ना AC ये सीधे खंभे के तरीके से नहीं है, जो लंब या ऊंचाई होती है वो खंभे के तरीके से सीधी खड़ी होती है। तो इसमें A से
नीचे एक लंब गिराया जाए खंभे के तरीके से ईडी। तो अब ये बीसी पर क्या बीसी के बाहर है, लेकिन बीसी को बढ़ाने पर एडी उसी बीसी पर गिर रहा है। तो देखो अधिक कोण त्रिभुज में जो ऊंचाई है वो त्रिभुज के बाहर हो गई, त्रिभुज के बाहर हो गई। तो क्या मिला अंतर? अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई अंदर में पड़ती है, अगर अधिक कोण त्रिभुज है तो उसकी ऊंचाई त्रिभुज के बाहर पड़ती है। इन सब बातों को भाई समझ लेना है। तेल प्रमेय कोई प्रमेय है ही नहीं है, यही सब बातें समझ लो, बातें खत्म है उसकी। जो लोग बहुत कठिन मानते हैं, कठिन कहते हैं कि ये है वो है, हमने समझा लिया, तीर मार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो तथ्य हैं, जो नियम उसमें लगने हैं, उसकी बारीकी समझ लो। प्रमेय तो एक छोटा सवाल है, थेल्स प्रमेय, उसमें कुछ बचा नहीं है ज्यादा। तो अब हम किसी त्रिभुज की ऊंचाई अगर तलाशेंगे, वो त्रिभुज के आकार पर निर्भर करती है। अगर त्रिभुज न्यून कोण है तो ऊंचाई अंदर में गिरेगी, और त्रिभुज अगर अधिक कोण है तो ऊंचाई त्रिभुज के बाहर गिरेगी। लेकिन बीसी को बाहर बढ़ाने पर बीसी पर वो गिरेगी, बीसी को वहां आधार मानेंगे, बीसी को यहां भी आधार माने थे, तो आधार वही हो गया। अब जब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज एबीसी का, तो ऊंचाई उसकी एडी होगी, आधार उसका बीसी होगा। तो जो लिखा गया है बीसी और एडी से हो गया। ठीक, इतना नियम है। अब आगे इसमें एक तथ्य और है बहुत महत्वपूर्ण, जिस पर पूरी समझो प्रमेय टिकी ही रहेगी। क्षेत्रफल के बाद अगला पॉइंट है, यहां जगह बची है इतने में। जैसे एक ये रेखा है ए बी, और इसके समांतर दूसरी एक रेखा है सी डी। हमने दोनों को समांतर कहा है, बराबर नहीं कहा है। ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं, छोटी बड़ी भी हो सकती हैं, ए बी भी बड़ी हो सकती है, सी डी छोटी, या ए बी छोटी, सी डी जो है वो बड़ी। केवल एक शर्त है कि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तब इसमें क्या त्रिभुज बनाओ और ए बी को आधार बनाओ। ठीक, और ए बी को आधार बना के एक त्रिभुज और बनाओ, ए बी सी और ये डी, नहीं ई और एफ करो। यहां देखो ध्यान से, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। अब नाम देखो, त्रिभुज ए बी एफ, ए बी एफ एक त्रिभुज हुआ जिसका आधार क्या है ए बी, और वो त्रिभुज कहां तक उठता हुआ गया है, जो सी डी ए बी के समांतर रेखा है वहां तक, वहीं जाके त्रिभुज एफ पर एंड हो गया। ना वो सी डी के नीचे है ना सी डी के बाहर गया, सीधे सीधे सी डी पर ही ये एफ बिंदु है। ठीक, दूसरा एक त्रिभुज चुनो ए बी ई। ठीक, ए बी ई, इसमें भी आधार ए बी है, और ए बी को ऊपर मिलाया गया कहीं, वो जा करके क्या ई पर मिले, दोनों भुजाएं। अब ई बिंदु इसी समांतर रेखा पर है, न समांतर रेखा के नीचे है न समांतर रेखा के ऊपर है। कहने का मतलब कि जो त्रिभुज ए बी एफ है उसके लिए आधार ए बी, और जो त्रिभुज ए बी ई है उसके लिए भी आधार वही ए बी। दोनों त्रिभुजों में एक ही आधार है, दोनों त्रिभुजों में एक ही आधार है। एक पॉइंट ये बना भाई, दो त्रिभुज हुए लेकिन दोनों का आधार एक ही है, इसमें ए बी। फिर क्या हुआ, दोनों त्रिभुज ऊपर जा रहे हैं तो जो समांतर रेखा है उसी पर जाके बन जा रहे हैं। वही त्रिभुज ए बी एफ के लिए लागू है,
वही त्रिभुज ABE के लिए लागू है। यहां नाम लिख देते हैं, त्रिभुज ABF व त्रिभुज ABE, ये दोनों त्रिभुज हो गए। अब इतना करने के बाद हम क्या इसमें पाए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखो, रेखा गणित का एक नियम है। नियम क्या, वो तुम पहले से जानते हो, केवल ध्यान नहीं दिए हो, कभी उस पर चर्चा नहीं हुई है। वो नियम क्या है कि दो त्रिभुजों के या कई त्रिभुजों के आधार एक ही हो, अर्थात एक ही आधार कई त्रिभुजों का हो, और दोनों त्रिभुज या कई त्रिभुज दो ही समांतर रेखाओं के बीच हो। तो पहला, सभी त्रिभुजों का आधार समान। दूसरा पॉइंट क्या, सभी त्रिभुज दो ही समांतर रेखाओं के बीच बने। सभी त्रिभुज दो ही समांतर रेखाओं के बीच, तब क्या होगा, दोनों के क्षेत्रफल समान, तब एरिया समान। हमने AR लिख दिया, उसको एरिया मानो, और आगे समान लिख दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट इस प्रमेय के लिए है। अब फिर से सुनो, थेल्स प्रमेय हमको पढ़ना है। थेल्स प्रमेय त्रिभुज में सिद्ध की जाती है, पढ़ी जाती है, और है क्या, एक भुजा के समांतर खींची गई कोई रेखा दोनों भुजाओं को टुकड़े में बांट देती है, और इधर के टुकड़े का अनुपात इधर के टुकड़े के अनुपात के बराबर होता है, जो हमने लिख दिया, AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यही सिद्ध करना है, यही महत्वपूर्ण चीज है। अब हम कहे कि यहां टुकड़ों का बटा है, या कह सकते हैं कि भुजाओं का ही बटा है। भाई, न बड़ी भुजा छोटी भुजा है, तो भुजा ही रेखा ही तो है, इनका बटा हमको करना है। तो इसमें एक तरकीब लगाई थेल्स ने, क्या कि जितने भी ये टुकड़े हैं सब पर त्रिभुज उसने बनाया। कैसे बनाया ये बताएंगे आगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के ऊपर के टुकड़े का क्षेत्रफल बटे नीचे के टुकड़े का क्षेत्रफल करने जो त्रिभुज बने हैं दोनों बटा कर दिया। तो AD बटे DB मिल गया, नहीं मिल गया, एक तरफ मिल गया। इसी तरीके से इधर इस टुकड़े पर भी एक त्रिभुज लिया और इस टुकड़े पर भी एक त्रिभुज लिया, दोनों के क्षेत्रफल का बटा कर दिया। तो AE और EC का बटा मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक, मिल गया। तो इधर बटा मिल गया अलग और इधर का बटा मिल गया अलग। जो नियम इधर लगा वही नियम इधर लगेगा। त्रिभुजों के लिए इधर जो काम करेंगे वही काम इधर है। एक तरफ का सीख लो, दूसरी तरफ का सीखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार लिख दिया जाएगा। अब क्या हुआ, मामला थोड़ा सा जाके फंसेगा। कहां फंसेगा? दो ठो त्रिभुज इसमें बनेंगी नीचे, उनके क्षेत्रफल की बात फंसेगी। उसके लिए हमने तथ्य ये बताया कि एक ही आधार दो समांतर रेखाओं के बीच चाहे जितने त्रिभुज बनाओ, 1000 त्रिभुज बनाओ, कोई चौड़ा रहेगा तो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, कोई पतला रहेगा तो बहुत दूर तक जाएगा। तो एक ही आधार, सभी त्रिभुज का आधार समान AB देखो दोनों के लिए है, ABF और ABE के लिए वो आधार समान। और सभी त्रिभुज दो ही समांतर रेखाओं के बीच, दोनों त्रिभुज जो ये हैं, ये और ये समांतर रेखा खींची गई है, इन्हीं के बीच बने हैं, यहीं जाके एंड हो गए हैं। तो ऐसे त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर या समान होते हैं।
अर्थात एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 10 वर्ग सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 10 वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। कोई त्रिभुज चौड़ा होगा तो बहुत दूर तक नहीं जाएगा बनने में, और कोई त्रिभुज अगर पतला हुआ तो बहुत दूर तक जाएगा। कहने का मतलब त्रिभुजों के आकार अलग अलग होंगे लेकिन उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। जैसे खेतों में होता है, तमाम खेत तिरछे होते हैं लेकिन एक खेत का क्षेत्रफल दूसरे सीधे आकार में आयत वर्ग ऐसा कोई खेत है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाता है। वही कहानी यहां है। तो इस तरीके से हमको इन बातों का थेल्स के प्रमेय में ध्यान रखना है, इन्हीं का प्रयोग होगा। और हम ये गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जितना तथ्य हमने बताया है उसको समझ लो। वो तथ्य तुम्हारे सब कक्षा 8 के हैं, 9 के भी नहीं है। अरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज की ऊंचाई, एक ही आधार दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब जूनियर की जानकारियां हैं रेखागणित। इन्हीं को तुम समझ लो, थेल्स प्रमेय 5 मिनट में हल हो जाएगी। और आइडिया ही बता दिए, भुजाओं का बटा लिखना है तो जो जो भुजाएं ली गई हैं इन पर त्रिभुज बनेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का बटा करेंगे तो भुजाओं का बटा आता रहेगा। इसमें ये टुकड़े त्रिभुजों के आधार बनेंगे, एडी भी आधार बनेगा, डीबी भी आधार बनेगा, उसी तरीके से एई भी आधार बनेगा, ईसी भी आधार बनेगा। इधर बटा करेंगे उसी तरीके से इधर भी बटा हो जाएगा, और दोनों तरफ के बटे एक ही आधार दो समांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज हैं उनकी बराबरी यहां मिलेगी, थोड़ी भी रचना होगी, और उसी बराबरी में इधर साइड के बराबर हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। कुछ इसमें ज्यादा है ही नहीं। तो आज हम थेल्स प्रमेय नहीं हल करवाए, हमने थेल्स प्रमेय को हल करने के लिए तैयारियां की, उसमें जो पूर्व ज्ञान लगा उसको हमने तैयार किया और कुछ नहीं। एक बात और बताए, त्रिभुज की ऊंचाई के लिए देखो, न्यून कोण त्रिभुज होगा तो ऊंचाई बीच में मिलेगी, अधिक कोण त्रिभुज होगा तो ऊंचाई बाहर मिलेगी, और जिस भुजा पर ऊंचाई गिरेगी वही आधार होगा। इसमें आधार बीसी पर गिरी है, उसमें बीसी पर तो नहीं गिरी, लेकिन बीसी को आगे बढ़ाने पर उसी पर आधार डी पर देखो मिल रहा है, वहां भी आधार क्या हुआ, बीसी। अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसमें जो है वो जो लंब होता है वही ऊंचाई बन जाती है। इसमें अलग से हमको ऊंचाई खींचनी पड़ी, दोनों में 3 भुजा के बदले 4 भुजा दिखाई दे रही हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वही ऊंचाई का काम करता है। तो उसमें न त्रिभुज के अंदर न त्रिभुज के बाहर। ठीक इस तरीके से इतनी बातें हैं। इसको चित्र बनाओ, 1-2 बार रफ पर चित्र बना करके जो हमने लिखा है पहचानवाया है वो क्या होगा उसी को दोहराओ। यहां एक चीज लिख दें, आधार क्या है, यहां ए बी है, ये संकेत हो गया जो लिखा सभी त्रिभुजों का आधार। तो आधार दोनों के लिए क्या है, ए बी है, और दो समांतर रेखाएं कौन है, ए बी और सी डी है। तो इनके बीच त्रिभुज बने हैं, और त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर। चाहे 2 त्रिभुज बनाओ, चाहे 3 त्रिभुज बनाओ, चाहे 1000 त्रिभुज बनाओ, शर्त है कि सबके लिए आधार वहां ए बी रखो, और सब त्रिभुज ऊपर जाएं लेकिन सी डी पर जाके मिल जाएं, सी डी के ना नीचे रह जाएं ना सी डी के ऊपर जाएं। तो इतनी बातें हैं। यह वीडियो तैयारी वाला वीडियो था, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि तुम्हारी रेखा गणित अगर इतने जो नियम बताए हैं इतने हल कर लो तो पूरी रेखा गणित में कोई भी प्रमेय ऐसी नहीं है जो तुम्हें परेशान करेगी। एक सीधा सवाल हो जाएगा, छोटा सा हल कर लोगे, बताने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और देखिए, हमारे पढ़ाने मतलब ये होता है कि हम रटवाने वाला काम कभी नहीं करते हैं। ठीक है, हम जो भी तथ्य होगा उसको आगे पीछे से तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में जो पढ़ चुके हो उसमें ले जाके तुम्हें समझा ले जाते हैं, और तुम्हें याद करने से फुर्सत मिल जाती है। इधर उधर 2-1 नियम जानकारी में है, अभ्यास है, उसी से सब हल हो जाएंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग थेल्स प्रमेय हल करेंगे।